हेलो आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन में। हम करने वाले हैं बिहार एससीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th। जैसा आप सब लोगों को पता होगा, टीआरई 4 का एग्ज़ाम और उसके नोटिफिकेशन का सूचना आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आप एससीईआरटी ज्योग्राफी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको छूटे हुए हैं, वो एससीईआरटी में कंप्लीट है। सबसे बड़ी बात, इस एससीईआरटी में आपको जो बिहार स्पेशल संबंधित है, यानी बिहार से स्पेशल जो भी आपकी ज्योग्राफिकल चीज़ें होंगी, हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी, वो इसमें चीज़ें आपके समाहित है। मतलब हम समझ सकते हैं इसमें आपका बिहार स्पेशल भी समाहित है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए अगला पॉइंट, पहला हम चैप्टर देखते हैं। ये है हमारा खंड को। ठीक, खंड को है, इकाई 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहले हम सभी पॉइंट को कवर करेंगे, ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब पूरी बुक खत्म होने के बाद से फिर हम एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में मिलने वाला है। आप उसको देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मृदा, जल, भूमि और खनिज भौतिक संसाधन के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तो भौतिक संसाधन के। दूसरा पॉइंट है वनस्पति, वन्यजीव और जलीय जीव जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। जैविक संसाधन का मतलब जिसमें जीव पाया जाता है, जिसमें जान हो। एक भूगोलविद हैं जिनका नाम है जिम्मरमैन। उनका क्या कथन है? वो कथन है उनका कि संसाधन होते नहीं बल्कि क्या होते हैं? बनते हैं। ये जिम्मरमैन का कथन है। अगला पॉइंट है हमारा कि संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संसाधन जो होते हैं ना, वो अलग अलग आधार पे होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो दो प्रकार के होंगे। पहला होगा जैव संसाधन और दूसरा होगा अजैव संसाधन। उसके बाद हम बात करेंगे उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी दो प्रकार के होंगे। पहला होगा नवीकरणीय और दूसरा होगा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जिनका रिन्यूएबल, मतलब वो उनका पुनर्चक्रण होता रहता है, अपने मन से बनते रहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है, पवन ऊर्जा भी नहीं खत्म होने वाली है। जो चीज आपकी पृथ्वी से कभी खत्म नहीं होने वाली है, धीरे धीरे उनका आपका पुनर्चक्रण होता रहता है। दूसरी बात है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा है जिनको बनने में सबसे ज्यादा समय लगता है, मतलब कि हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे आपके जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, ये सब के सब अनवीकरणीय संसाधन के स्रोत हैं। अगला पॉइंट देखेंगे स्वामित्व के आधार पर कितने होते हैं। तो जब हम स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है? पहला है आपका व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। ये 4 प्रकार हैं किसके? तो स्वामित्व के। अब हम चलते हैं आपको लेकर के अगले पेज की तरफ। ये सब के सब आपका पॉइंट आपका बहुत ही बोल्ड पॉइंट में नोट किया गया है। देखिए, कह रहा है कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव और समुद्री जीव, जैसे आपका 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र, ये सब के सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मतलब कहेंगे कि जो 200 किलोमीटर का महासागरीय क्षेत्र होता है तट से, वो भी एक राष्ट्रीय संसाधन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है? अगला पॉइंट देखेंगे कि किसी देश की जो तटरेखा है, उस तटरेखा से हम बात करेंगे 200 किलोमीटर की जो दूरी होगी, उस दूरी का जो क्षेत्र होगा उसी को बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। अगला पॉइंट आप देखिए। अगला पॉइंट है कि बिहार जो राज्य है उसमें चूना पत्थर और पायराइट जैसी खनिजों में धनी है। किसमें? तो चूना पत्थर और पायराइट जैसे जो खनिज हैं उसके लिए बिहार धनी राज्य है। अगला है कि अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का विकास नहीं है। राज्य में सौर ऊर्जा के, जैसे राज्य नहीं है, राजस्थान है, ये राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा है, लेकिन वहां पर जल दृष्टि से निर्धन है।
कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन तो है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत गरीब है, क्योंकि वो पथरीला इलाका है, इसलिए वहाँ पर किसी बहुत कम प्रकार की विकास है। और वहीं राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी है, लेकिन यदि हम जल दृष्टि से बात करेंगे तो वहाँ पे जल दृष्टि से काफी निर्धन राज्य है। वहाँ पर रेगिस्तान इलाका है, इसलिए वहाँ पे जल की कमी पाई जाती है। अगला है कि लद्दाख का जो क्षेत्र है वो सांस्कृतिक विरासत का धनी है, लेकिन यहाँ जल, महत्वपूर्ण खनिज और मौलिक संरचना में क्या होती है, तो कमी होती है। ये देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र से पूछेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र से विरासत धनी राज्य कौन है, तो लद्दाख है, लेकिन रीजन क्या है, वहां पर जल की कमी है। जो आपकी फंडामेंटल जो मौलिक संरचना और संरचना है वहां पर उसकी कमी है। खनिज बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के नहीं पाए जाते हैं सभी के सभी लद्दाख में, लेकिन सांस्कृतिक विरासत रूप से देखा जाए तो ये लद्दाख हमारा धनी राज्य है। महात्मा गांधी का एक कथन है, उनको देखते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारी पेटी भरने के लिए नहीं है। ये कथन को याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कथन आपके एग्जाम में आ सकता है। कह रहा कि मेधा पाटकर का जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो मेधा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषि भूमि का विस्तार किया गया था। क्लियर है हमारी बात? देखिए, आप तो इसको जानते होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन। लेकिन संदीप पांडे के द्वारा जो वर्षा जल संचयन के द्वारा जो कृषि भूमि के विस्तार के लिए किया गया था, ये आपने कम ही पढ़ा होगा, एग्जाम में भी कम ही आया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, पूछा जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि मानव और तकनीकी की शोषणात्मक जो दोहन प्रवृत्ति है उसको डाकू की अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूछेगा कि डाकू की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तो मानव और तकनीकी की शोषणात्मक दोहन। शोषणात्मक मतलब क्या, मानव का शोषण करना और वो तकनीक में उसका प्रवृत्ति करना, तकनीक में उसका प्रयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। कब? संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने किया था। देखिए, इसकी पीडीएफ आपकी फ्री पीडीएफ चाहिए, इसका आपको टेलीग्राम में लिंक है, आपका नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, ग्रुप से जुड़ जाइए, क्विज के लिए जुड़ जाइए, और भी आपकी बहुत सारी मटेरियल्स वहां पे अवेलेबल है, एनसीईआरटी एससीईआरटी का मिल जाएगा। यदि आपको एससीईआरटी का हिस्ट्री और जियोग्राफी, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी एससीईआरटी का 6 से लेकर के 10 तक, इसका जो एमसीक्यू है वो हमने रेडी किया हुआ है। उसकी मात्र प्राइस हमने 99 रुपीज रखी है। 6 से 10 तक का हिस्ट्री और जियोग्राफी लेंगे तो आपको आसान है, सस्ता पड़ जाएगा 99। आपको एनसीईआरटी भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए आप ले सकते हैं। साइंस में बता दूं, साइंस आपको 6 से लेकर के 10 तक है। आपको इसके लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा, 7905858205। इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसकी फ्री पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं पढ़ाई के लिए अपने, ठीक है। और इसका एमसीक्यू पूरा सेट चाहिए, लाइन बाय लाइन होगा आपका, हर एक चैप्टर वाइज होगा, 6 से 10 तक का हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो आप इसको पेड वर्जन में ले सकते हैं, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और हैंड रिटन और आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन में आपका विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 1972 में। क्लियर हमारी बात? कह रहा है कि इसी के बाद से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब की बात है ये? उसी समय से 1972 में जब आपका पर्यावरण संरक्षण हुआ था स्टॉकहोम में, विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में, उसी समय से 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। आपको बता दें कि हर बार पर्यावरण दिवस का थीम पूछा जाता है, हो सकता है इस बार भी इसका थीम पूछ लिया जाए, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप गूगल निकालिए, गूगल करिए कि 5 जून को जो हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या रही है, कहाँ मनाया गया है, आप इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबके लिए होमवर्क है, 5 जून का थीम आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि 1974 में शुमशेर की जो पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसमें गांधी जी के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। किस बुक में? तो ये शमशेर की पुस्तक है 1974 में, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। पूछ देगा डायरेक्ट, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में किस नेता या किस महान पुरुष का विचार प्रकाशित है, तो उसमें गांधी जी का है। एक है कि ब्रूटलैंड या ब्रंटलैंड बोलते हैं, इस आयोग के द्वारा जो प्रस्तुत 1987 का जो प्रतिवेदन है वो संसाधन संरक्षण के संबंध में कारगर सिद्ध हुआ था।
और इसी से सतत विकास पर जोर दिया गया, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हमारा जोर दिया गया। किसकी बात पे? ब्रूटलैंड आयोग 1987 के प्रतिवेदन पे। अब हम बात करेंगे कुछ पृथ्वी सम्मेलन की। तो अभी तक कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। इन तीनों पृथ्वी सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कि प्रथम हुआ था 1992 में, जो कि ब्राजील के रियो डी जनेरियो एक शहर है वहां पे। दूसरा हुआ था 1997 में, कहां पे? न्यूयॉर्क में। और इसका एक और नाम है +5 सम्मेलन भी इसको कहते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। उसके बाद है कि तृतीय 2002 में जोहान्सबर्ग, मतलब तृतीय जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो 2002 में हुआ था। क्लियर है? इसी में अगला पॉइंट है एजेंडा 21, जिसको कार्यक्रम 21 के नाम से जानते हैं। यह एजेंडा 21 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र था और इसको गति देने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था। एजेंडा 21 को गति देने के लिए, मतलब इसमें जो भी सुझाव प्रस्तुत थे, जितनी अपनी मांगे थी, उनको आगे गति देने के लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना किया गया था एजेंडा 21 में। अगला पॉइंट है कि क्योटो सम्मेलन। ध्यान दें, क्योटो सम्मेलन आपका दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए किया गया। यह 159 देशों ने इसमें भाग लिया था क्योटो सम्मेलन में। इसमें 6 गैसें हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFC है, क्लोरोफ्लोरो है, सल्फर हेक्साक्लोराइड है। इन सबको जिम्मेदार माना गया है, 6 गैसों को क्योटो सम्मेलन में। और ये कब किया गया था? 1997 में। केवल हाईलाइट पॉइंट इसमें है, यूरोपीय संघ इसमें 8% और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 7%, जापान 6% गैसों की कटौती में सहमति बनी। इन्होंने कहा क्योटो सम्मेलन में हम क्या करेंगे, जो भी 6 प्रकार की जो गैसें हैं, उन गैसों में हम अलग अलग हिसाब से अपने गैसों में कटौती करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कितना किया था? 7%, जापान ने 6%, वहीं पे जो यूरोपीय संघ है वो 8% कटौती करने पे सहमति जताई। अगला पॉइंट इसमें है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है, इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन का नाम दिया गया इस क्योटो सम्मेलन को। कब हुआ था? 1997 को हुआ था। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि इकाई 1 प्राकृतिक संसाधन। इकाई 1, वो तो इकाई 1 था उसमें, अब ये इकाई 1 है, प्राकृतिक संसाधन पॉइंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको MCQ सब सब चाहिए, अब थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो MCQ भी आएगा, लेकिन आपको यदि पेड वर्जन चाहिए जिसमें 6 से लेकर के 10 तक मिलेगा, NCERT हिस्ट्री हो चाहे SCERT हिस्ट्री, यदि SCERT चाहिए 6 से 10 तक का हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए, तो आप किसी भी चीज़ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905858205 पे। हमारे पास NCERT भी अवेलेबल है, जिसकी पीडीओ आपके टेलीग्राम मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, लाइन बाय लाइन MCQ मिलेगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन का। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, प्राकृतिक संसाधन में। देखिए, भारत में क्या है, पर्वतों की जो हिस्सेदारी है वो 30% है, पठार आपके 27% पे हैं, मैदान आपका 43% पे। याद रखिएगा, कोई भी 2 याद रखिए, 1 याद हो जाएगा, क्योंकि 100 में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए पर्वत 30% हो गया और ये 27 हो गया, मिलकर के 57 हो गया, तो बचा क्या? मैदान। तो मैदान हमारा 100 में से 47 निकाल देंगे, 57 निकाल देंगे तो 43%। तो पर्वत 30%, पठार 27% और आपका मैदान 43% है। कह रहा है कि मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा क्या है? एक प्रकार का जीवंत तंत्र है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जटिल प्रक्रिया है। वहीं हम बात करेंगे मृदा निर्माण में, मृदा निर्माण के लिए कितने कारक होने चाहिए। तो एक आपके कारक, आपके पॉइंट आपके दिए हुए हैं। कुल कितने कारक हैं? उच्चावच या धराकृति, दूसरा है मूल सेल या चट्टान, तीसरा है आपके जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। ये सब के सब आपके मृदा निर्माण के कारक हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 प्रकार के मृदा के कारक हैं, जो आपके मृदा के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वहाँ की वनस्पति कैसी है, जलवायु कैसी है, चट्टान कैसा है, वहाँ का उच्चावच कैसा है, मतलब कि भूमि की आकृति कैसी है, वहाँ का समय कैसा है, खनिज के कण कैसे हैं, ये सभी के सभी मृदा के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। आते हैं हम जलोढ़ मृदा की तरफ। जलोढ़ मृदा की बात करेंगे
तो इसमें पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपका इसका एरिया है जलोढ़ मृदा का। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र आपका जलोढ़ मृदा का है। बात करेंगे स्पेशली जो उत्तर भारत का मैदान है उसका संपूर्ण मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। किससे? जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो लाए गए निक्षेप है ना, नदियां आती हैं तो अपने साथ निक्षेप लाती है ना, तो उन्हीं निक्षेप के द्वारा बनी गई ये मिट्टी ही आपकी जलोढ़ मृदा है। किसके? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के। अगला पॉइंट है आपका जो कि महानदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके द्वारा जो निर्मित डेल्टा है उनसे भी जलोढ़ मृदा का वो भी आपके जो डेल्टा है वो भी आपके जलोढ़ मृदा से बनते हैं, इनसे नहीं बनता है। मतलब कि जलोढ़ मृदा से इन निम्न प्रकार की डेल्टाओं का भी निर्माण होता है। तो अब वो डेल्टा आपके महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। यदि हम जलोढ़ मृदा के रंग की बात करेंगे तो रंग इसका आपका धुंधला और लालिमा जैसा है। बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, तो पर्वतीय क्षेत्र में आपका जो द्वार है, चौर है, तराई में देखने को मिलती है जलोढ़ मृदा। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? द्वार, चौर, तराई में। अगला पॉइंट है कि ये दो प्रकार की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पहला होता है नवीन जलोढ़ और दूसरा होता है पुराना जलोढ़। नवीन जलोढ़ को हम एक और नाम से जानते हैं, खादर के नाम से। खादर का मतलब होता है इसके जो महीन कण होते हैं, मतलब मिट्टी के जो कण होंगे काफी महीन होंगे। और जब ये बताइए जब महीन होगा तो ये मिट्टी काफी उपजाऊ होगी। दूसरी बात, यदि हम पुराने जलोढ़ की बात करें तो पुराना जलोढ़ काफी, ये पुराना जलोढ़ जो है वो बांगर कहलाता है। ये बहुत ही कम उपजाऊ होता है। क्या होता है? बहुत ही कम उपजाऊ होता है। रीजन इसका क्या होता है कि ये मिट्टी में बहुत ही कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। तो बांगर नाम है पुराने जलोढ़ का और खादर नाम है नवीन जलोढ़ का। खादर से ही समझ जाइए कि ज्यादा मिट्टी में खादर डाला जाता है उपजाऊपन के लिए। जहाँ पे खादर की बात आती है तो ज्यादा जमीन उपजाऊ होगी और बांगर का मतलब कम उपजाऊ होगा। समझ में आ गया होगा। उसके बाद से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जलोढ़ मृदा में कि जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना की प्रधानता पाई जाती है, लेकिन एक चीज की कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी। जब जाहिर सी बात है नाइट्रोजन की कमी होगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा फसल के लिए, स्पेशली आपको दाल उल के लिए कम होता है लेकिन कम होता है। इसमें सबसे ज्यादा आपको गेहूं देखने को मिलेगा, चावल, गन्ना, मक्का, दलहन का पैदावार थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। गहन जो कृषि है यहाँ का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इस सबसे अच्छी क्वालिटी है कि यहाँ पे गहन कृषि होती है। गहन कृषि मतलब कि यहाँ पे कृषि उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो कृषि जहाँ पे होगा वहां पे लोग रहेंगे, जब लोग रहेंगे तो वहां पे जनसंख्या घनत्व तो कैसा होगा? ऊंचा होगा। समझ में आ गया पूरा जलोढ़ मृदा? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, काली मृदा पे। काली मृदा को, काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है वो कपास के लिए। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद से काला रंग लोहा और एल्युमिनियम के कारण होता है। इसका जो काला रंग होता है वो एल्युमिनियम और लोहा के कारण होता है। दूसरा है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में ये देखने को मिलती है। कर्नाटक, ये आपकी काली मृदा। काली मृदा का एक और नाम जानते हैं, स्थानीय में इसको हम रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं। यानी काली मृदा को स्थानीय नाम से हम रेगूर मृदा के नाम से जानते हैं। अगला है कि मूल सैलों तथा ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा के विघटन से इसका निर्माण हुआ है। करा की नमी धारण करने की जो क्षमता है वो काफी अधिक है इसकी। अगला है कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वहीं इसमें फास्फोरस की कमी पाई जाती है। हमने देखा था जलोढ़ मृदा में, किसकी बात करेंगे तो जलोढ़ मृदा में आप देखे थे तो जलोढ़ मृदा में आप में वहां पर नाइट्रोजन की कमी दिखाई गई थी, लेकिन वहीं पे काली मृदा की बात करेंगे तो इसमें फास्फोरस की कमी दिखाई जाएगी। ठीक है। और किसकी सर्वाधिक होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा होगा, जिसके वजह से ये मृदा काफी कठोर होती है। पोटास होगा, चूना होगा, मैग्नीशियम होगा। सबसे अच्छी जो खेती होती है वो खेती होती है गन्ना का, प्याज का, गेहूं की खेती होती है, ये सबसे अच्छी होती है। अगला है लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा करा कि यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलती है। जो लाल और पीली मृदा है वो प्रायद्वीपीय और पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलती है। उसके बाद है कि लोहांश की मात्रा के कारण इसका जो रंग है वो लाल होता है। जल योजन की बात करेंगे, जल योजन के पश्चात इसका रंग पीला होता है। यदि हम बात करेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक का, गोवा का, आंध्र प्रदेश का, मेघालय का पठार का, ये सब के सब लाल और पीली मृदा के कारण होते हैं। चावल, बाजरा,
ज्वार, मक्का और तंबाकू यहाँ की इंपॉर्टेंट फसलें हैं, ठीक है ना। लाल और पीली मृदा की, समझ में आया। तो लाल होने का कारण लोहांश है और पीला होने का कारण जलयोजन है, मतलब पानी। अब हम बात करेंगे लेटराइट मृदा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेटराइट मृदा काजू की खेती के लिए मानी जाती है उपयुक्त। मैंने यहाँ पे दिया हुआ है काजू की खेती के लिए। उसके बाद इसमें देखेंगे सबसे पहली बात, इसका विकास उच्च तापमान मतलब हाई टेम्परेचर हो, सबसे ज्यादा बारिश होती हो उस क्षेत्रों में लेटराइट देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण होता है वो लीचिंग का परिणाम है, मतलब मिट्टी के जो तीव्र निछालन होता है उसी का परिणाम है ये। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पे बहुत ही कम होती है, ह्यूमस इसमें होता ही नहीं है, मान के चलिए, ठीक है। ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर नहीं होती है, मतलब यहाँ पर काजू की खेती होती है। अब हम मरुस्थलीय मृदा की बात करेंगे तो शायद देखने से ही पता चलता है, राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा और सौराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसमें भी ह्यूमस रहित होता है, ह्यूमस नहीं होता है, नमी नहीं पाई जाती है। बात करेंगे अब आपको कि पर्वतीय मृदा कैसी होती है, तो पर्वतीय मृदा जाहिर सी बात है पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आपकी जो नदियां और घाटियां होंगी, नदी और घाटियों में जलोढ़ मृदा, ऊंचे भागों में मोटे कण वाली जो अपरिपक्व मृदा के रूप में ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़ पंखों में ये मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। मतलब सोपान जो सीढ़ीदार खेती की जाती है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लाट है कोई, इस प्लाट पे क्या करते हैं, इसको सीढ़ीदार खेती ऐसे ऐसे करके पानी को रोकने के लिए सोपान खेती की जाती है। और ये पर्वतीय या पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ की जो खेतियां होती हैं ये सीढ़ीदार यानी सोपान खेती के अंतर्गत आती है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब और हरियाणा में, देखिए हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही बुलेट पॉइंट है, इसको नोट करके रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में छप सकते हैं ये। पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग खेती पर, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान में केवल 10% भाग ही, इससे भी कम भूमि पर खेती होती है। मतलब 80% भूमि पर खेती पंजाब और हरियाणा में होती है, और 10% से भी कम भूमि जो आपके पहाड़ी या पथरीली इलाका है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो भी इलाका है वहां पर खेती बहुत ही कम भूमि पर होती है, कृषि, ठीक है। मैं बोला हूँ, फिर इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरी टेलीग्राम चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन से जुड़ जाइए। किस वॉरियर के नाम से हमारा एक ग्रुप चलता है, उसमें आप जुड़ जाइए। वहां से आपको फ्री क्विज, फ्री टारगेट आपको मिलते हैं, रोज होमवर्क दिए जाते हैं, आप उसको करिए। TRE 4 में आपको सिलेक्शन लेना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चले आगे। अब देखेंगे हम कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 कब आई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में। उसमें कहा गया कि 33% भूभाग पर वन विस्तारित वांछित है, मतलब कि आपका जितना भूभाग होगा उसका 33% हिस्सा, मतलब 1/3, मतलब 3 हिस्से में 1 हिस्से पर भूमि होना, सॉरी, वन होना, जंगल होना जरूरी है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट है कि उड़ीसा वनमूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार तथा पंजाब, हरियाणा अधिक सिंचाई से, देखिए ये कहने का मतलब क्या है कि जो उड़ीसा है उसका निम्नीकरण का शिकार कैसे हुआ, भूमि निम्नीकरण का, वहां की भूमि अनफर्टाइल कैसे हुई, वनोन्मूलन के कारण, मतलब वनों की कटाई के कारण। उसी प्रकार यदि हम पंजाब और हरियाणा की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक सिंचाई के कारण वहां का भूमि का निम्नीकरण हुआ। बात करेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, यहाँ पर अति पशुचारण के कारण यहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हुआ था। समझ गए हमारी बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पंजाब और हरियाणा का, जहां पर अधिक सिंचाई के कारण वहां का भूमि का निम्नीकरण हुआ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इलाका है वो अत्यधिक पशुचारण के कारण वहां का भूमि का निम्नीकरण हुआ है। क्लियर है मेरी बात। कह रहा है कि जो तिलहन और दलहन है, पौधे की खेती से नाइट्रोजनी स्थिरीकरण होता है। किसका होता है, जब नाइट्रोजनी स्थिरीकरण होता है, इससे क्या होता है कि भूमि बहुत ही फर्टाइल होती है, और यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन बना रहता है आपकी भूमि में अंदर, जिससे आपको फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है। यदि कोई भी भूमि उपजाऊ नहीं है, तब आपको समझा दूं, आप वहां पे 1-2 साल आप तिलहन या तिलहन की खेती करिए उस भूमि में, उसके बाद से कोई भी फसल उगाएंगे तो उसकी पैदावार पहले की अपेक्षा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय जुताई, जिसको हम कंटर प्लॉइंग बोलते हैं, इनके द्वारा अपरदन रोका जा सकता है। क्या बोल सकते हैं, इनके द्वारा, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में किसके द्वारा भूमि अपरदन, मृदा अपरदन रोक सकते हैं, कंटर प्लॉइंग के द्वारा, समुच्चय जुताई के द्वारा।
पवन अपर्दन वाले जो क्षेत्रों में जो पट्टिका कृषि होती है, जिसको हम स्ट्रिप फार्मिंग का नाम देते हैं, ये काफी अच्छी मानी जाती है, श्रेयस्कर मानी जाती है। कहाँ पर? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में। जो फसलों के बीच में क्या करते हैं, घासों की पट्टियां लगा करके वहां पर विकसित करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडीन नाम का एक रसायन है। एंडीन नाम का एक रसायन है जो मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मेढक के प्रजनन पर रोक लगाने वाले उस रसायन का नाम क्या है? उसका नाम है एंडीन। क्या नाम है इसका? एंडीन। याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी में है, साइंस नहीं है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा इकाई एक। अभी दो चीज हमने कंप्लीट किया है। अब हम आते हैं ख की तरफ। इकाई एक ख। इकाई एक ख है जल संसाधन। पॉइंट है आपका कि 2008 की बात है, उत्तर बिहार का जो कोसी प्रदेश है वहां पर काफी महाप्रलयकारी बाढ़ आया था। और आपको पता है, उत्तर प्रदेश की जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो अपनी नदी अपने मार्ग का विचलन बहुत करती है, जिसकी वजह से वहां पे बाढ़ आता बहुत ज्यादा है। इसलिए कोसी प्रदेश वाले इलाकों में महाप्रलयकारी बाढ़ आया था 2008 में। विश्व का कुल लगभग जल आयतन का 96.5%, मतलब 96.5% महासागरों में पाया जाता है। पूरा का जल, यदि हम 96.5% जल देखें तो महासागरों में पाया जाता है। वहीं पे केवल 2.5% जल ही आपका मृदु जल है। मृदु जल का मतलब मीठा जल। ऐसा नहीं वो पीने ही योग्य है, नहीं, पीने योग्य तो 1% भी नहीं है, 0.1%, उससे भी कम। लेकिन आपको 2.5% मृदु जल, मतलब इसका उपयोग आप कृषि के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधि के लिए कर सकते हैं। ये मृदु जल है। मृदु जल का ये मत कि हम पीने वाले हैं, नहीं नहीं, पीने वाला जल तो 1% से भी कम है। विश्व का कुल मृदु जल का लगभग 75% जो हिस्सा, आप देखिए उसी में का 75% हिस्सा अंटार्कटिका। आप देखे होंगे वहां पे काफी ये मतलब बहुत ठंडी इलाका है, बहुत ही शीतोष्ण इलाका है। ग्रीनलैंड पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों से फैला हुआ है। 2.5% ही मृदु जल है, उसका भी 75% आपका इसमें आपका बर्फ की चादर के रूप में है। हिमनद के रूप में 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में है। यदि हिमनद की बात करेंगे तो 25% भूमिगत जल है, जिसको स्वच्छ जल के रूप में मानते हैं हम, मतलब इसका केवल 25% ही। सोचिए कितना कम हुआ। अब है कि दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला देखिए, दो गोलार्ध होता है। ये ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या? ऊपर वाला होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। जो ये वाला गोलार्ध है इसको बोलते हैं हम जल गोलार्ध। क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध। और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं स्थल गोलार्ध। समझ गए कि नहीं? स्थल गोलार्ध। क्लियर हमारी बात? अगला आइए, भारत में आबादी के लिए केवल 4% जल ही स्वच्छ जल है। कह रहा है जो हमारी आबादी है उसके लिए केवल 4% जल ही आपका स्वच्छ जल है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक हैं। इन नदियों को विश्व की सबसे बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां और 10वां स्थान प्राप्त है। पूछता है एग्जाम में, 10 बड़ी नदियों में से हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा का भी स्थान है, जिसमें 8वां स्थान आपका, 8वां और 10वां स्थान दोनों का आता है। बात करेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में, तो इनमें भूमिगत जल संसाधन की संभाव्यता अधिक है। मतलब कि मतलब भूमिगत जल सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां पर? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में। 1951 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता थी वो 5177 घन मीटर थी। वहीं पे बात करेंगे इस समय, यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ये 1341 से लेकर के और 1486 घन मीटर के बीच में, अभी जिस समय सिनेरियो में, जिस करंट टाइम में आप जी रहे हैं, ये डेटा हमारा अपडेटेड है, अपडेटेड डेटा है। इस समय आपको 1341 घन मीटर से लेकर के 1486 घन मीटर के बीच में है। जब आप 1951 की बात करेंगे उस समय सोचिए, आज के 4 गुना के लगभग आप कम हुए हैं। कह रहा है कि प्राणियों में 65%, पौधों में लगभग 65 से लेकर के 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। जैसे हम प्राणियों में देखें तो 65% और पौधों में 95 से लेकर के 99%। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर जल का अंश प्रेजेंट रहता है। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने कहा था। किसके लिए कहा था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को।
नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है, जो वहां के स्थानीय लोगों, किसानों, जो हमारे इन्वायरमेंटलिस्ट थे, पर्यावरणविद थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उसको गुजरात के जो नर्मदा नदी है, कहां पर, गुजरात का जो नर्मदा नदी है, उस पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उसी बांध के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए किया गया था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही पूछता है कि सबसे ज्यादा कि ये किस मतलब ये किस नदी पर है, किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगले पॉइंट की तरफ चलें। चलिए, अगला पॉइंट आपका है, अच्छा इसमें एक टाइम पीरियड जान लीजिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था कब की बात है, वो 1985 की बात है, 1985 की बात है। ये आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब कह रहा है कि स्वीडन के एक विशेषज्ञ हैं फाल्कन मार्क, उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। कितनी? 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल से प्राप्त होता है। कितना? 22% भाग हमको जल से प्राप्त होता है, जो हम विद्युत यूज करते हैं। कह रहा कि जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय जल नीति कब स्वीकृत हुई थी? सितंबर 1987 की बात है। और वो घटना कब की है? 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ को लेकर के भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था। भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल देने वाले उस महान पुरुष का नाम क्या है? तो वो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। ठीक है। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। भूमिगत जल है वो 22% भाग का जल जो संचय है, वो वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने से होता है। यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो गुल है और कुल है, वो पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र में जो गुल है और जो कुल है, कुल का मतलब पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का अंतर्गत आता है। ये जो वाहिकाएं हैं वो नदी की धारा का रास्ता बदलकर जो खेती में सिंचाई के लिए बनाई जाती हैं, कि हमको खेती के लिए, सिंचाई के लिए प्रयोग कर सके पानी का। अगला पॉइंट है आपका कि वर्षा जल एकत्र को जैसलमेर में खादीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसलमेर में जब हम वर्षा के जल को एकत्र करते हैं तो उसका नाम खादीन है, और अन्य क्षेत्र में इसको जोहड़ का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जोहड़। अगला पॉइंट है ये, राजस्थान के बिरानो, फलोदी, बाड़ेमर जैसे जो शुष्क क्षेत्र है, उसमें पेयजल का जो संचय है वो भूमिगत टैंक में किया जाता है। यही क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है। भूमिगत टैंक में किया जाता है, और उस भूमिगत टैंक का नाम है टांका। क्या नाम है? टांका। टांका जो है राजस्थान के जो बीकानो या बिरानो बोल सकते हैं, फलोदी, बाड़ेमर, ये शुष्क एरिया है, वहां पर भूमिगत टैंक में करते थे, और उस भूमिगत टैंक का एक नाम है, उसका नाम है टांका। कर्नाटक का जो मैसूर जिला है, उसमें स्थित एक गंडाधुर गांव है, वहां पर छत जल संग्रहण की जो व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की एक दिशा में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब हम बात करेंगे बिहार की 3 प्रमुख योजना है जल संरक्षण को लेकर के। 3 प्रमुख योजना कौन कौन सी हैं, आप ध्यान देंगे। चलिए, इन तीनों प्रमुख योजनाओं के बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं हम। पहला है सोन परियोजना, दूसरा है गंडक परियोजना, और तीसरा है कोसी परियोजना। हम सभी को हम एक एक करके पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ हम देखेंगे कि सोन परियोजना क्या है, कहाँ थी, कब आई थी, कहाँ से निकली थी, सभी चीजें। पहले हम बात करेंगे सोन परियोजना के बारे में। सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के बारे में है। सोन परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना के बारे में जानकारी है। ये सोन परियोजना 1874 में आई थी। कब की बात है? 1874 में। उसके बाद है कि डेहरी के समीप जो पूर्व और पश्चिम दिशाओं में जो नहरें निकाली गई, यहाँ के इस परियोजना का उद्देश्य क्या? इस परियोजना से डेहरी के समीप पूर्व और पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। दूसरी बात, इस परियोजना की जो लंबाई थी वो 130 किलोमीटर के आसपास है।
ठीक है। और ये आपको बता दें कि जो डेहरी है, यहीं पे आपका सोन नदी की जो दो धाराएं निकली है, जिसको पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है हमारी बात? अगला आइए, पूर्वी नहर से पटना, गया, औरंगाबाद की भूमि सिंचित होती है। मैंने बोला ना कि दो दिशाओं में नहरें निकली हैं, जिसको हम पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर बोलते हैं। तो पूर्वी दिशा में आपको पटना, गया, औरंगाबाद की भूमि सिंचित होती है। इस पूर्वी नहर की तीन प्रमुख शाखाएं, भोजपुर, बक्सरपुर और चौसा। देखिए, ये बिहार स्पेशल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बिहार स्पेशल से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीन शाखाएं इसमें भोजपुर है, बक्सर है, चौसा है। तीन शाखाएं इसमें पूर्वी नहर के। उसके बाद से 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर के दूर पर एक इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध बना करके बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। क्लियर है हमारी बात? कब की बात है? 1968 में क्या हुआ, डेहरी के पास से हम बता रहे हैं कि दो दिशाओं में नहरें निकाली गई थी। वहीं से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक इंद्र नामक स्थान था, इंद्रपुरी। वहीं से एक बांध बनाया गया, जो बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। और सोन का यही सूखाग्रस्त जो प्रदेश है, वो बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है सोन का, इसी को बोलते हैं बिहार का चावल का कटोरा। तो पूछेगा, बिहार का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को बोलते हैं? तो सूखा, जो सोन का जो सूखा एरिया है, सूखाग्रस्त एरिया, इसी को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है बिहार में? सबसे ज्यादा बिहार में चावल कहाँ होता है? हम्म, ये अपडेट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा बिहार में जो चावल होता है, वो देखने को मिलता है रोहतास में। कहाँ होता है? रोहतास में। क्लियर है? रोहतास पहले स्थान पे आता है, औरंगाबाद दूसरे स्थान पे आता है, कैमूर तीसरे स्थान पे आता है। कतरनी चावल को आपको पता है कि जीआई टैग भी मिला हुआ है। चलिए, तो एक्स्ट्रा बातें हो गई, आगे हम चलते हैं। कह रहा कि बिहार के विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय, कह रहा कि बिहार के विभाजन के पूर्व जो इंद्रपुरी जलाशय योजना है, वो कंदवन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। जो इंद्रपुरी जलाशय योजना है, वो कंदवन जलाशय योजना के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, देखिए, 3 पॉइंट की बात है, लेकिन आपके बुक में केवल सोन परियोजना के बारे में जानकारी दी हुई है। थोड़ी जानकारी आप गंडक परियोजना के बारे में जान लीजिए और कोसी परियोजना के बारे में जान लीजिए। ठीक है, जो गंडक परियोजना है वो भारत और नेपाल की, मैं बता दूं, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ये गंडक परियोजना। क्लियर हमारी? और ये जो बिहार का जो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण का जो वाल्मीकि नगर है, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण का, वहीं से एक प्रकार की वहां पर एक गंडक नदी है, वहीं पे एक विशाल बैराज बनाया गया है। उसी बैराज से गंडक परियोजना निकाली गई है। क्लियर है? इतना ही जानेंगे हम, इससे ज्यादा जानने की इसमें जरूरत नहीं है। कोसी परियोजना के बारे में जान ले हम। आपको पता है कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब इसी नदी में जो विनाशकारी जो बाढ़ आते हैं, उनको नियंत्रण के लिए इस पे बांध बनाया गया था 1954-55 में, लगभग 1954-55 में एक इस पे बांध बनाया गया था। और ये भी आपकी भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, लेकिन सोन नहीं है, मैं बता दूं, सोन नहीं है। और ये बता दें कि ये जो इन दोनों के सहयोग से निर्मित है ये, और ये नेपाल में जो हम सीमा के अंदर भीतर हम एंट्री करते हैं, तो इसमें एक हनुमान नगर पड़ता है वहां पर। क्या? हनुमान नगर। और इसी हनुमान नगर में एक विशाल बैराज बनाया गया था, और उसी बैराज से कोसी परियोजना का निर्माण। क्लियर है? जिसको पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी में है। पूर्वी कोसी में आपको पूर्णिया, कटिहार, अररिया का जिला आता है। वहीं पश्चिमी कोसी की बात करेंगे तो दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय का इलाका आता है। और इसी परियोजना को बना करके जो बाढ़ नियंत्रण 2008 में महाप्रलयकारी आया था, उसी बात को ध्यान में रख करके इन बात को बनाया गया, और ये आज थोड़ा सा इस पे कंट्रोल किया जाता है। तो 3 प्रमुख के बारे में हमने आपके बारे में बताया, योजना के बारे में। अब देखिए, अगला चैप्टर है आपका इकाई 1, वन और वन्य प्राणी संसाधन।